Hello everyone, welcome back to Nosit with Jaspreet. Today we are back with the most important and the most trending video, which is the question answer discussion for the MSc Nursing Entrance Examination of the Rajkumari Amrit Kaur College of Nursing. अब ये एग्जाम कल हुआ है, लाइक 31 मई को ये हुआ था. ठीक है. अब इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, किस सब्जेक्ट का मेजर पोर्शन था, ये बहुत क्रिटिकल है अभी जानना, क्योंकि अभी like within 2 weeks we do have our MSc nursing examination for the AIMS, right? So अब इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से किस किस सब्जेक्ट से उठाए गए हैं जो हमारा कल एंट्रेंस एग्जाम 31 को हुआ था. ठीक है. तो टोटल लेट मी मेक इट वेरी क्लियर दैट 150 क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन एंड 2.5 hours वर गिवन. राइट. 150 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था. 2026 का ये एग्जामिनेशन पेपर डिस्कशन वीडियो है एंड इसके मेजर इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि इस पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी. जो भी कैंडिडेट्स इस एग्जाम को देने गए थे वो 150 में से 150 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करके आए होंगे, राइट. बट डिफिकल्टी लेवल हम ये बोल सकते हैं कि मॉडरेट टू हाई लेवल का पेपर था. इजी पेपर तो नहीं था क्योंकि इसमें बहुत ही क्रिटिकल पेपर टॉपिक्स उठाए गए थे. ठीक है. सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. Do watch the entire video. Like if you want to know what were the questions asked, इस वीडियो में हम nearly 80 to 90 questions तो डिस्कस करेंगे, विद रेशनली डिस्कस करने की ट्राई करेंगे ताकि आपको और क्लैरिटी हो कंसेप्ट्स की. ठीक है. सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द टॉपिक दैट. सो एग्जाम ईयर में 150 क्वेश्चंस थे, 150 मिनट्स, लाइक 2.5 आवर्स आपको दिए गए थे. कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी. ये पेन पेपर वाला पेपर होता है. लाइक हमारा जो एम्स कंडक्ट करता है एमएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जामिनेशन, वो तो कौन सा होता है, वो सीबीटी बेस्ड होता है. बट जो हमारा राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग का एग्जामिनेशन है वो पेन पेपर लाइक ओएमआर शीट वाला एग्जाम होता है. ठीक है. सो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी इज यूज्ड टू. ठीक है. सबसे पहला क्वेश्चन उठाया है उन्होंने किससे, एपिडेमियोलॉजी से. इट इज टू बी नोटेड दैट कम से कम 15 से 20 क्वेश्चंस कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से ही पूछे गए थे एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में भी कुछ प्रोग्राम से पूछे गए थे, कुछ एपिडेमियोलॉजी से क्वेश्चंस उठाए थे उन्होंने एंड वी विल बी डिस्कसिंग देम वन बाय वन. तो क्वेश्चन कहता है एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी. ठीक है. एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. सो एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी किस चीज के लिए यूज होती है, to describe the patterns, to treat the patients, to diagnose the disease and to identify the causes. See, जब भी हम एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी की बात करते हैं ना, वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी. ठीक है. जो एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी है वो किससे डील कर रही है, इट इज डीलिंग विद द कॉजेस. सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी था कि इट इज आइडेंटिफाइंग द कॉजेस. जब भी हम एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉजेस. सो दिस वाज द फर्स्ट मेजर क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. फाइन. आफ्टर दिस, हेनले कोच पोस्टुलेट रिलेट टू व्हाट. सो जो हेनले कोच ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे, हमने बहुत बार ये पढ़ा है, अभी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में भी पूछा गया है क्योंकि इट इज रिलेटेड टू द प्रिवेंटिव थिंग एस्पेक्ट्स. ठीक है. जो हेनले कोच के पोस्टुलेट से, they were dealing with chronic disease, no. They were dealing with the prevention, no, not at all. Not with the rehabilitation. The main focus was the infectious disease causation. ठीक है. जो कोच के पोस्टुलेट थे वो किससे रिलेटेड है, they are related to the infectious disease causation. ठीक है. नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन. ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था बट थोड़ा सा ट्रिकी क्यों हो गया. सी, अब इसमें हमारे पास है टर्म स्पेसिफिसिटी मेजर. जब भी हम स्पेसिफिसिटी की बात करते हैं, स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है ट्रू नेगेटिव्स. ठीक है. ट्रू नेगेटिव्स इसका आंसर है. अब अगर यहाँ पे स्पेसिफिसिटी ना होके अगर यहाँ पे सेंसिटिविटी दिया गया होता, अगर यहाँ पे वो मेजर ऑफ सेंसिटिविटी पूछते तो हम ट्रू पॉजिटिव्स देते हैं. ठीक है. दो क्रिटिकल एस्पेक्ट्स हैं. अगर तो स्पेसिफिसिटी आया है तो ट्रू नेगेटिव्स आंसर होगा, बट अगर सेंसिटिविटी आया है तो वो ट्रू पॉजिटिव्स आंसर होता है. ये इंटरचेंजेबली इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. फाइन. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको स्पेसिफिसिटी का तो पता होना चाहिए बट आपको सेंसिटिविटी का भी साइमल्टेनियसली पता होना चाहिए. आफ्टर दैट, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन रिपोर्ट्स टू व्हाट. इट इज रिपोर्ट एपिडेमियोलॉजी. एपिडेमियोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ डिजीज का कॉजेशन. जब हम एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द एजेंट होस्ट एंड द एनवायरमेंटल इंटरेक्शन. ठीक है. तो जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन है वो क्या है, वो डिजीज शिफ्ट है. ठीक है. इट इज द डिजीज शिफ्ट, इट इज नॉट द पॉपुलेशन ग्रोथ माइग्रेशन. अब इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा इलैबोरेट करने वाला नहीं है.
So without wasting much time on this question, ठीक है, we are moving on to the next question that was asked. अब आते हैं NRR, which is the net reduction rate. जो NNR of 1 indicates what? जो NRR का मतलब क्या होता है? Net reduction rate. अब NRR का तीन चीजें हैं. अब या तो वो 1 होगा, या वो 1 से कम होगा, या 1 से ज्यादा. 1 से कम है तो मतलब पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है. 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब पॉपुलेशन क्या कर रही है? पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है. बट NRR 1 का मतलब ये होता है कि पॉपुलेशन इज एट जीरो ग्रोथ रेट. पॉपुलेशन का क्या है? जीरो ग्रोथ रेट हो रहा है. दैट इज NRR 1. ठीक है, दिस इज वेरी इजी. बट अब क्या होता है, हम इन्हीं टॉपिक्स को छोड़ जाते हैं. NRR 1, अब हमें क्वेश्चंस डिस्कस करके लगेगा कि पेपर बहुत इजी था, बट नो, इट वाज नॉट दैट इजी. इसमें बहुत ही क्रिटिकल थिंकिंग की रिक्वायरमेंट तो डेफिनेटली थी, एंड मॉडरेट टू हाई लेवल का ही पेपर बनाया गया था. फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following best describes EVIN? EVIN is Electronic Vaccine Intelligence Network. ठीक है, तो जो वैक्सीन को ट्रेस करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था? डिजिटलाइज कर दिया था कि जो वैक्सीन का स्टॉक है, वैक्सीन की डिस्ट्रीब्यूशन है, जो उसका कोल्ड स्टोरेज है, ये सब कुछ डिजिटलाइज किया गया था. ठीक है, सो EVIN को डिस्क्राइब करने के लिए बेस्ट वर्ड इज नॉट वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, ना ही ये कोई कोल्ड चेन इक्विपमेंट है. कोल्ड चेन इक्विपमेंट का क्या मेजर होता है? वीवीएम. वीवीएम से भी क्वेश्चन पूछा गया था, जब अभी हम डिस्कस करेंगे. वेस्ट वैक्सीन डिस्पोजल सिस्टम, नो, इट इज अ रियल टाइम वैक्सीन स्टॉक एंड टेम्परेचर मॉनिटरिंग सिस्टम. ये डिजिटलाइज्ड सिस्टम है जो अवार्ड विनिंग भी रहा है इंडिया में. ठीक है, सो एविन एक बहुत ही नया टर्म है जो हम क्रिटिकली ज्यादातर एग्जाम्स में नहीं पढ़ पाते हैं. एविन क्योंकि अभी तक ये बुक्स में भी बहुत ज्यादा इलैबोरेटिवली नहीं दिया गया है. दैट इट इज इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क. ठीक है, इट इज द रियल टाइम वैक्सीन स्टॉक एंड टेम्परेचर मॉनिटरिंग सिस्टम. ठीक है, next is a vaccine vial shows no change in color but fails the Shakes test, which is the most important action. ठीक है, अगर वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग में हमने पढ़ते हैं ना, स्क्वायर एंड जो हमारे पास इनर सर्कल होता है, उसके बेसिस पे हम कलर ग्रेडिंग करते हैं. ठीक है, कि वो मैच कर रहा है, इनर सर्कल लाइटर है, इनर सर्कल डार्कर है, लाइकवाइज. ठीक है, इस पे भी हमने एक सेपरेट वीडियो अपने चैनल पे डाली हुई. डू वॉच दैट वीडियो. वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इट हियर एट ऑल. लेकिन अगर वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग के जो कलर कोड्स हैं उसमें कोई चेंज नहीं है, बट वो शेक टेस्ट नहीं कर पा रहा है, तो अगर वो शेक्स टेस्ट नहीं कर पा रहा है तो मतलब हमें कुछ नहीं करना, हमें डिस्कार्ड करना है वैक्सीन को इमीडिएटली. वी आर नॉट सपोज टू यूज, वी आर नॉट सपोज टू प्ले विद द लाइफ ऑफ द पीपल, वी जस्ट हैव टू डिस्कार्ड द वैक्सीन एनी हाउ. ठीक है, so as per the recent government guidelines, HPV vaccine for girls 9 to 14 years of age. ठीक है, अब HPV की कौन सी वैक्सीन होती है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. ठीक है, कार्डासिल 9 करके बहुत ही पब्लिकली अवेलेबल है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी होती है, प्राइवेट सेक्टर में भी होती है. बट अब इन्होंने क्या पूछा? HPV से और क्या क्वेश्चन पूछ सकते थे? दे कुड हैव आस्क्ड द कॉजेटिव एजेंट. ये किस चीज का कॉजेटिव एजेंट है? ठीक है, इज इट वैक्सीन प्रिवेंटेबल है? तो अब इसमें एज स्पेसिफाई कर दिया है. देखिए, अगर तो वैक्सीन HPV की एज 9 to 14 में दी जाती है तो उसकी 2 डोजेस दी जाती है. अगर HPV की वैक्सीन इस एज से ज्यादा लेट दी जाती है, अगर कोई 24 ईयर ओल्ड फीमेल है, तो उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए इसकी 3 डोजेस दी जाती है एट 0, 1 and 6. जैसे सपोज अगर किसी को 2 डोजेस देनी है, एक आज देंगे, एक 6 मंथ बाद देंगे. बट अगर किसी को 3 डोजेस देनी है, जो 24-25 ईयर्स ओल्ड फीमेल्स हैं, उनको 0, उसके बाद आज के बाद 1 महीने बाद, और उसके 6 मंथ्स बाद हम वो वैक्सीन की डोज लेते हैं. राइट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कम्युनिटी नीड असेसमेंट अप्रोच, जो CNNA है, ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो हम बहुत ही अच्छे से नहीं पढ़ते हैं. ठीक है, CNNA. ठीक है, अब CNNA indicates shift from what? जो community need assessment approach है. अब इसका आंसर इसके क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है, community need assessment. अब इसका मतलब क्या है? जो हमारी ये वाली अप्रोच है, it is going from target based to need based. अब क्वेश्चन में ही itself need given है. ठीक है, तो पहले क्या होता था? रिजिड टारगेट्स बनाए जाते थे, अब वो टारगेट बेस्ड से ज्यादा वो नीड बेस्ड पे शिफ्ट हो चुका है. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अकॉर्डिंग टू RMNCH+A, जो हमारा प्रोग्राम है, इंडिया का कितना टारगेट है रिडक्शन का, MMR का और NMR का? पहली बात तो जो इसका टारगेट ईयर है वो 2030 है. क्या है? 2030.
अब इसका टारगेट क्या था, 2030 आने से पहले एनएमआर को लेस देन 12 और एमएमआर को लेस देन 70 कर देना है, ठीक है। ये इसका मेजर एस्पेक्ट है। ये भी क्वेश्चन कल का ही क्वेश्चन पूछा गया, ये वाला भी। नेक्स्ट इज टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट। टीबी का प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, हमने आज तक कौन सा ट्रीटमेंट पढ़ा है? हमारे जैसे अगर कोई टीबी से अफेक्ट हो गया है, देन वी आर स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट। बट अभी टीबी का प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट भी है, जिसमें हमारे पास आते हैं बोथ 6H प्लस 3HP रेजीम, ठीक है। 6H का मतलब ये होता है कि 6 मंथ के लिए पायरिजिनामाइड ली, आइसोनियासिड लेनी, ठीक है, प्लस 3HP 12 डोसेस। तो अगर हमें प्रिवेंटिव पूछेंगे तो 6H और प्लस 3HP will be the answer. Which of the following best describes One Health approach as adopted in India? ठीक है, One Health approach को बेस्ट क्या डिस्क्राइब करता है, राइट ये हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ वन हेल्थ अप्रोच विच इज बीन अडॉप्टेड इन इंडिया. Is it focusing on the human health only? Is it focused on the integration of the human, animal, and the environmental health? Option B. Option C was veterinary services and human health, and option D was human health and environmental sanitation. One health approach में एक चीज आप हमेशा याद रखना, it has integrated human, environment and animals. तीनों की हेल्थ को इंटीग्रेट करके एक वन हेल्थ अप्रोच हर इंडिविजुअल के लिए, हर एनिमल के लिए और एनवायरमेंटल हेल्थ के लिए एक अप्रोच ली गई थी, दैट वाज वन हेल्थ अप्रोच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द ऑक्यूपेशनल डिजीज नोन एज ब्राउन लंग डिजीज। देखिए जब भी हम ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं ना, ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड्स पढ़ते हैं, सो उसमें 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट है, बिस्नियोसिस, बेगोसिस, फार्मर्स लंग, सिलिकोसिस। बट अगर उन्होंने ब्राउन लंग पूछा है तो बिस्नियोसिस। अगर शुगर केन की वजह से कौन सा होता है, बेगोसिस, ठीक है। आपको सब चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए। दैट मीन्स अगर आप ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि बिस्नोसिस क्या होता है, बेगोसिस क्या होता है, फार्मर्स लंग क्या होता है और क्या क्या इनके अदर नेम्स होते हैं। सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अदर नेम्स पे ही क्वेश्चन उठाया जाता है। सिजोफ्रेनिया इज कोरिलेटेड विद वन ऑफ द मोस्ट व्हाट, इट इज सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया क्या होता है, एक साइकोटिक डिसऑर्डर है जिसमें डिल्यूजन्स, हैलुसिनेशंस इंडिविजुअल को होते ही है। तो जो हमारा ये सिजोफ्रेनिया ना, ये डोपामीन की डिसरेगुलेशन से होता है। एंड डोपामीन क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है। सो आंसर क्या आएगा, न्यूरोट्रांसमीटर डिसरेगुलेशन, ठीक है, ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, जो जेनेटिक स्टडीज इंडिसेस क्या होते हैं। जेनेटिक स्टडीज इंडिकेट दैट सिजोफ्रेनिया इज अ लर्न्ड बिहेवियर। नो, सिजोफ्रेनिया एक लर्न्ड बिहेवियर नहीं, एक एक्वायर्ड डिसऑर्डर है। क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी इज द कॉज ऑफ सिजोफ्रेनिया। नो, इट इज नॉट अ क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी। ऑप्शन डी, वन हैविंग डाउन सिंड्रोम विल डेवलप सिजोफ्रेनिया कॉमनली। नो, ऐसा भी कहीं नहीं है कि जिसको डाउन सिंड्रोम है उसी को सिजोफ्रेनिया होगा, बट हायर इंसिडेंस देखा गया है सिजोफ्रेनिया अमॉन्ग द फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में सिजोफ्रेनिया है तो उसके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को ये सिजोफ्रेनिया होने के चांसेस बहुत हाई हैं, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की जो सिजोफ्रेनिया है वो क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी नहीं है, ना ही वो ऐसा है कि डाउन सिंड्रोम जिसको होगा उसको वो होगा। नो, सिजोफ्रेनिया इज being seen at higher incidence in the people who are having the first degree relatives affected with the proper disorder, ठीक है। what is the breach of duty? breach of duty क्या है, ठीक है। breach of duty का मतलब होता है care is provided without the consent of the patient. no, ये breach of duty तो नहीं है अगर आप किसी पेशेंट को कंसेंट के बिना केयर प्रोवाइड कर रहे हो। absenteeism is the root cause of discontinuity of care. It is the absenteeism is the root cause of the discontinuity of the care. No, अगर आप absent हो, discontinue कर रहे हो care को, no, you're not at fault. Any misconduct happening and the course of duty and the nurse is deemed responsible for that. ठीक है, कुछ भी हो गया गलत ड्यूटी के कोर्स में तो और नर्स को आप रिस्पॉन्सिबल कर रहे हो तो इज इट ना, इज इट द ब्रीच ऑफ ड्यूटी? नो, इट इज नॉट द ब्रीच ऑफ ड्यूटी. Any error or omission which is committed in the course of duty regardless of the intent. आपका इंटेंशन अच्छा था कि बुरा था उससे उनको कोई मतलब नहीं है, बट ब्रीच ऑफ ड्यूटी का मतलब ये है आपकी वजह से कोई एरर हुआ, कोई ओमिशन हुआ आपके कोर्स ऑफ शिफ्ट में, ठीक है। आपका इंटेंट कैसा था उसके इररिस्पेक्टिव उसको बोला जाता है ब्रीच ऑफ ड्यूटी। सो आंसर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, आंसर डी।
अब मेंटल हेल्थ नर्सिंग से भी बहुत क्वेश्चंस पूछे गए थे, अब ये भी थोड़ा सा एक कंट्रोवर्शियल सा क्वेश्चन लगा मुझे, बट अकॉर्डिंग टू मी द आंसर इज लाइक आई विल बी डिस्कसिंग नॉन वर्बल मैसेजेस आर एक्सप्रेस थ्रू काइनेसिस एंड पैरालैंग्वेज। दो टर्म्स दी गई हैं, काइनेसिस भी दिया गया है और पैरालैंग्वेज भी दी गई है। काइनेसिस होता है जैसे सपोज मैं बात करते करते हाथ हिला रही, ठीक है, मेरे जेस्चर्स, ये हमारा हैंड मूवमेंट है, ठीक है, इट इज काइनेसिस। पैरालैंग्वेज माने suppose if someone is asking me how are you, I say okay in a very dull tone, that is paralanguage। मतलब डायरेक्ट वर्बिटम के साथ और कौन से क्यूज दे रही हूँ मैं, ठीक है। तो जब भी काइनेसिस आया, काइनेसिस माने मूवमेंट, मूवमेंट किससे होंगे, जेस्चर से, जेस्चर्स, पोस्चर। सो अकॉर्डिंग टू मी द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन शुड बी जेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट ऑफ हैंड्स दिया जाता तो वो डिफरेंट थिंग था, यहाँ पे मूवमेंट ऑफ लिप्स दिया गया है, ठीक है। So this was the answer. I hope it is clear. Non-verbal messages through kinesis paralanguage को क्या बोला जाता है, gestures and facial expressions बोला जाता है। Next question was Peplow identified one of the following as the stages of therapeutic nurse patient relationship। जहाँ पे पेप्लो आ गया, therapeutic nurse patient relationship आ गया, वहां पे आप चार वर्ड्स याद रखो, POWT, that is pre-interaction, ओरिएंटेशन, वर्किंग एंड द टर्मिनेशन फेज। POWT इसका एक एक्रोनिम यूज करा जाता है जो पेप्लो के चार थेरेपेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट इज द टाइम जस्ट प्रीसीडिंग अ सेपरेशन बिटवीन नर्स एंड द क्लाइंट इज रेफर्ड टू एज। जब एक नर्स और क्लाइंट अपने थेरेपेटिक कम्युनिकेशन के बाद दे जस्ट अबाउट टू सेपरेट, उस फेज को बोला जाता है टर्मिनेशन फेज। वेरी क्लियर क्वेश्चन, दैट इज टर्मिनेशन फेज। इस वीडियो को अगर मैं हर ऑप्शन को बहुत इलैबोरेटली डिस्कस करूंगी तो आप खुद ही बोर हो जाओगे क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। So option B will be the most appropriate option to be chosen for this question. Fusion, isolation, rigid boundaries, high level of overt and covert conflict are identified। देखो, जो ये आइसोलेशन होता है, बहुत ही रिजिड बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है, हाई लेवल ऑफ ओवर्ट एंड कोवर्ट कन्फ्लिक्ट होता है, ये किसमें देखा जाता है, डिसफंक्शनल फैमिलीज में देखा जाता है। इट इज नॉट अ सिम्टम। अब इन्होंने आइसोलेशन दिया तो हम डिप्रेशन को चूज कर सकते हैं, नो, यू हैव टू चूज द ऑप्शन डिसफंक्शनल फैमिलीज, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेस, स्ट्रेस इज नथिंग बट आवर न्यूरोबायोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट्स टू इक्विलिब्रियम, ठीक है। इट इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ अनरिजॉल्व्ड कंफ्लिक्ट नहीं है ये, इट इज अ न्यूरोबायोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स टू इक्विलिब्रियम। एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस, antipsychotic medications, they treat the psychotic symptoms, they are treating the psychotic symptoms। we know that by how, by decreasing the dopamine level, क्योंकि डोपामीन का इफेक्ट डिक्रीशन की वजह से ही schizophrenia like symptoms आते हैं। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज मेजर टीचिंग नीड ऑफ क्लाइंट्स विद मेंटल डिसऑर्डर। जब भी किसी पेशेंट को कोई भी मेजर टीचिंग एबनॉर्मलिटी, टीचिंग नीड क्या है, क्या उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, यस इट इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट। मेडिकेशन नॉन कंप्लायंस, डेवलपिंग ऑफ द सोशल स्किल्स, ओवरकमिंग इशू ऑफ पैरानॉइड डिल्यूजन। देखो, जब भी आप किसी भी मेंटल डिसऑर्डर के पेशेंट को हम टीच करते हैं तो हमें सबसे ज्यादा उसको मेडिकेशन नॉन कंप्लायंस के बारे में पढ़ाना है। रीजन बीइंग, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि जो मेडिकेशन नॉन कंप्लायंस होगा तो उसके सिम्टम्स एग्जैजरेट होंगे, एंड जब सिम्टम्स एग्जैजरेट होंगे तो उसकी कंडीशन और वर्सन ही होगी। सो दिस वाज द रीजन, ठीक है। सो मेजर टीचिंग तो आपको क्या करनी है, मेडिकेशन नॉन कंप्लायंस पे ही आपको मेजर टीचिंग देनी है। Which of the following nursing diagnosis is appropriate for the client with the sleep disorder? जब भी sleep disorder आता है, most priority patient safety according to the needs, so it is risk for injury, most appropriate। sleep disorder की बात हो रही है ना, we are not dealing with the fear, we are not dealing with the self esteem, we are not dealing with the sensory perception alterations, we are dealing with the sleep। तो sleep में risk of injury की सबसे ज्यादा high chances है, ठीक है। This is very important from examination point of view, future में भी पूछा जा सकता है। A natural hormone produced by the pineal gland that is inducing sleep, very clear, it is melatonin। एम्फेटामिन से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ADHD की ड्रग ऑफ चॉइस है, यहाँ से क्वेश्चन उठा लेते हैं एम्फेटामिन से, ठीक है।
After that, which of the following best accounts for the physical symptoms in the client with somatoform disorder? अब somatoform disorder में क्या होता है, एक client होता है, उसके दिमाग में कुछ थॉट्स आते हैं, ठीक है, फिजिकल सिम्टम्स के थ्रू उसको शो करते हैं. Physical symptoms. Which of the following action best accounts for the physical symptoms in a client with somatoform disorder? जब भी कोई somatoform disorder का एक client आपके पास आता है और वो कुछ physical symptoms को elicit करता है, तो हमें क्या करना है? Are we supposed to provide attention to the individual? No. Are we supposed to help them cope with the delusional thinking? ठीक है. Next, prevent or relieve symptoms of anxiety and protect the client from family conflict. तो अब इसमें सारे ऑप्शंस कहीं ना कहीं सुटेबल तो लग रहे हैं, बट हमें प्रायोरिटाइज करना है. एंड जब हम प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, वी आर प्रायोरिटाइजिंग नथिंग बट वी आर हेल्पिंग देम प्रिवेंट और रिलीव द सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी. ठीक है, सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी को रिलीव करने के लिए हमें उसको सबसे ज्यादा मेजर हमारा बेस्ट एक्शन उससे उसके रिलेशन में होना चाहिए. Which of the following nursing diagnosis is most appropriate for the client with hypochondriasis? जब कोई हाइपोकॉन्ड्रियासिस से डील कर रहा है, ठीक है, तो उसका बेस्ट नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है? हाइपोकॉन्ड्रियासिस क्या होता है? डॉक्टर शॉपिंग होती है. द पेशेंट थिंक्स आई एम वेल, द पेशेंट विल गो टू डॉक्टर. द पेशेंट थिंक आई एम अगेन इल, द पेशेंट विल गो टू डॉक्टर. तो डॉक्टर शॉपिंग करते रहते हैं ये लोग. तो सबसे ज्यादा उनको क्या लगता है? वो बीमार है, दे आर नॉट सोशली एक्सेप्टेबल बिकॉज दे आर सिक. ठीक है, सो बेस्ट नर्सिंग डायग्नोस क्या होगा? सेल्फ एस्टीम डिस्टर्बेंस, हाई रिस्क फॉर इंजरी, एंटिसिपेटरी ग्रीविंग एंड डाइवर्जनल एक्टिविटी डेफिसिट. सो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास आता है सेल्फ एस्टीम डिस्टर्ब होती है इन क्लाइंट्स की, क्योंकि दे आर कंटिन्यूअसली हैविंग अ सेंस ऑफ दैट दे आर नॉट वेल, दे आर नॉट गुड, दे हैव टू गो टू द डॉक्टर. सो दिस इज द सेल्फ एस्टीम डिस्टर्बेंस जो इसमें सबसे ज्यादा देखी जाती है. Which of the following ego defense mechanisms describes the underlying dynamics of somatization disorder? जब भी सोमैटाइजेशन डिसऑर्डर आएगा, कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज होता है? साइकोलॉजी से क्वेश्चन उठाया गया है. इट इज द रिप्रेशन ऑफ एंगर. वो अपने एंगर को रिप्रेस करता है और वो कुछ फिजिकल सिम्टम्स के थ्रू बाहर आता है. सो ऑप्शन डी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन. ठीक है. Which of the following condition characterized as rapid eye movement? REM sleep. हमारी स्लीप होती है NREM 1 2 3 4 एंड REM स्लीप आती है उसमें. ठीक है, जब REM होता है तो रैपिड आई मूवमेंट होती है. रैपिड आई मूवमेंट में आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि इस फेज ऑफ स्लीप में सबसे ज्यादा हाई एक्टिविटी ऑफ ब्रेन होती है एंड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन टॉप पे होती है. ठीक है, NREM से ज्यादा पेशेंट एक्टिव कब होता है? जब हाई एक्टिविटी ब्रेन एक्टिविटी कब ज्यादा होती है? जब REM फेज में होता है. Next is, which of the following nursing goals are appropriate for the client with the pain disorder? पेन डिसऑर्डर से जब कोई क्लाइंट डील कर रहा है, सो व्हाट आर द नर्सिंग गोल्स? द क्लाइंट विल एक्सप्रेस रिलीफ फ्रॉम द पेन. क्या ये हमारा अप्रोप्रिएट गोल है? नो, ये हमारा एंटिसिपेटेड गोल है. वी वांट कि ऐसा हो, तो ये हमारा अप्रोप्रिएट गोल तो नहीं हो, क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि जब हम इवैल्यूएट करें तो पेशेंट का पेन कम हो चुका हो. द क्लाइंट विल एक्सप्रेस लेस पेन. क्या ये हमारा गोल है? व्हाट विल बी द गोल? हमारा गोल बहुत ही रियलिस्टिक होना चाहिए, बहुत ही स्मार्ट होना चाहिए, बहुत ही मेजरेबल होना चाहिए. ठीक है, हम हमेशा ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते किसी पेशेंट से कि उसको रिलीफ रहे हमेशा पेन्स. ना ही वी कैन एक्सपेक्ट अ क्लाइंट टू शो लेस, टू एक्सप्रेस लेस पेन. द क्लाइंट विल इंक्रीज इंडिपेंडेंस. नो, ये भी हमारा गोल नहीं है. हमारा गोल क्या है? द क्लाइंट विल अडेप्ट कोपिंग स्ट्रेटजीज टू डील विद द स्ट्रेस. ठीक है, so option D will be the correct answer for this question. Which is the following instruction should the nurse include in the teaching session about the panic disorder from the client and their families? ठीक है, जब भी एक टीचिंग सेशन आप किसी भी पैनिक डिसऑर्डर के क्लाइंट को दे रहे हो या उसकी फैमिली को दे रहे हो, हमें क्या करना है? हमें आइडेंटिफाई करना है कि एक पेशेंट को एंजाइटी होती कब है. ऑप्शन डी, कि उसकी एंजाइटी एस्केलेट करने का मतलब इंक्रीज कब हो रही है. हमें ये नहीं करना कि पैनिक अटैक को स्टॉप कैसे करना है, रिड्यूस कैसे करना है सिम्टम्स को. नो, वी हैव टू आइडेंटिफाई कि कब एंजाइटी एस्केलेट हो रही है. ये हमेशा हमें एजुकेट करना है किसी भी क्लाइंट. Which of the following behavior modification technique is used in the treatment of phobias? फोबियाज को ट्रीट करने के लिए हम सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन यूज करते हैं. एवर्जन थेरेपी किस में यूज की जाती है? एवर्जन थेरेपी हम यूज करते हैं जैसे सपोज कोई बेबी है, वो ब्रेस्ट फीड 6 मंथ से भी बात करी जा रहा है. ठीक है,
बट उसको एवर्जन, हमें एक प्लेजरेबल चीज को अनप्लेजरेबल बनाना है। जैसे अगर कोई अल्कोहल पीता है, स्मोकिंग करता है, तो उसको निकोटीन दो ताकि जो उसका प्लेजरेबल एक्सपीरियंस है वो अनप्लेजरेबल हो जाए। वैसे ही फोबियाज को ट्रीट करने के लिए बिहेवियरल थेरेपी यूज की जाती है, विच इज सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है बिहेवियरल थेरेपी से। Identify from the following which nursing intervention of the primary importance during the administration of paroxetine. पेरोक्सिटीन एक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है। जब भी पेरोक्सिटीन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्लीप याद रखनी है, इट इज अफेक्टिंग द स्लीप ऑफ द पेशेंट। ठीक है, दिस इज द रीजन व्हेन अ पेशेंट इज ऑन पेरोक्सिटीन यू हैव टू असेस द स्लीपिंग डिफिकल्टीज, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, which of the following indicates tardive dyskinesia? tardive dyskinesia क्या है? जब भी कोई पेशेंट एंटीसाइकोटिक ड्रग्स पे होता है तो वो कुछ एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम शो करता है, जैसे कि टार्डिव डिस्कानेसिया, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, ठीक है, एंड एकथेसिया। ठीक है, एकथेसिया इज इनएबिलिटी टू सिट। तो टार्डिव डिस्कानेसिया मतलब डिस्कानेसिया, इनवॉलेंटरी मूवमेंट, डिस माने इनवॉलेंटरी, इरेगुलर, इरिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड, तो इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स हो गए। A nurse is assisting with the morning care when the client suddenly throws off the covers and starts shouting, "My body is changing, disintegrating because I'm not of this world." जब भी कोई पेशेंट बोले कि I am not of this world, the patient is not living in the reality, the patient is not believing them himself to be real. It is depersonalization. If the person thinks that world is not real, it is derealization. The patient is not accepting the reality कि वो real है. It is depersonalization. Which of the following is the highest level of cognitive domain? जब भी हम ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की बात करते हैं, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में हाईएस्ट लेवल किसको दिया गया है? इट इज बीइंग गिवन टू क्रिएट, बट एक हायरार्की फॉलो करते हैं। सबसे नीचे आता है रिमेंबर, सबसे पहले क्या आता है? रिमेंबर, फिर अंडरस्टैंड, नंबर 3 अप्लाई, नंबर 4 एनालाइज, नंबर 5 इवेल्युएट एंड नंबर 6 क्रिएट। तो हाईएस्ट लेवल क्रिएट, लोएस्ट लेवल रिमेंबर। दोनों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाईएस्ट से भी पूछा जा सकता है, लोएस्ट से भी पूछा जा सकता है। इफ दे आर आस्किंग अबाउट द कॉग्निटिव डोमेन, उसका हाईएस्ट लेवल बताइए, इट इज गोइंग टू बी क्रिएट, एंड इफ दे आर आस्किंग अबाउट द लोएस्ट लेवल, इट इज रिमेंबर। अब कुछ क्वेश्चंस नर्सिंग रिसर्च के हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, विच इज द मेन एडवांटेज ऑफ द ऑस्की। जब भी ऑस्की पूछे, मिनिमल एग्जामिनेशन बायस पे टिक कर दीजिए, मिनिमल एग्जामिनेशन बायस, क्योंकि इट इज नॉट अ सब्जेक्टिव एवैल्यूएशन। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसका कंटेंट बहुत ज्यादा वैलिड है, रिलायबल नहीं है, नो, ये इरेलीवेंट ऑप्शंस है। ऑप्शन क्या है? इसमें मिनिमल एग्जामिनेशन बायस होती है, क्योंकि हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि जो क्लाइंट परफॉर्म कर रहा है, जो भी स्टूडेंट परफॉर्म कर रहा है, हम उसकी उसी के अकॉर्डिंग उसको इवेल्युएट कर रहे हैं। Likewise, the measure of reliability used to evaluate to the degree to which the different tests that can probe the same construct produce similar result. ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या कहता है? मेजर ऑफ रिलायबिलिटी कि ये टूल कितना रिलायबल है। ठीक है, a measure of reliability used to evaluate the degree to which different tests items that probe the same construct produce similar result. तो ये टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी नहीं है, पैरेलल फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी भी नहीं है। जब भी हम किसी दो डिफरेंट टेस्ट आइटम्स को का कंस्ट्रक्ट को इवेल्युएट कर रहे हैं, वी आर डूइंग द इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी। ठीक है, व्हाट वी आर डूइंग? वी आर डूइंग द इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी। Which of the following statement is true in relation to the criterion reference test? ठीक है, criterion reference test compare students with each other, always norm based, used only in research, measure against a fixed standard. ठीक है, so which of the following statement according to me इसका जो बेस्ट आंसर है दैट इज, अब इसके आंसर की तो ऑफिशियल नहीं आई है, तो वी आर जस्ट अपने थेरेटिकल नॉलेज बुक्स के बेसिस पे ही हम इसके आंसर्स को डिस्कस कर रहे हैं। सो क्राइटेरिया रेफरेंस, अब जहाँ पे रेफरेंस आता है वहां पे कंपैरिजंस होते हैं, सो इट इज कंपेयरिंग स्टूडेंट्स विद ईच अदर। So as per this video and the like content we have studied, the option should be A, which is the most relevant option.
Main purpose of formative evaluation, it is the teaching learning process. High fidelity simulation helps to significantly enhance. अब देखो हमारे पास fidelity simulators होते हैं. Simulators क्या होते हैं? Which are mimicking the real life individual. हमारे पास दो तरह के simulators available हैं. एक है high fidelity simulator और एक होता है low fidelity simulator. High fidelity simulator मतलब वो बहुत ही advanced है, ठीक है. It is like mimicking a human body only. High fidelity simulators होते हैं. जब भी किसी भी क्लासेस, इट इज अ टीचिंग लर्निंग मेथड बेसिकली. हाई सिमुलेशन जो यूज करते हैं रियल लाइफ सिनेरियोस को मतलब बना के फिर पढ़ाना, इट इज कॉल्ड एज अ सिमुलेशन बेस्ड स्टडीज. सो जो हाई फिडेलिटी सिमुलेटर्स होते हैं, दे आर हेल्पिंग आइडेंटिफाइंग एंड एनहांसिंग द साइकोमोटर, कॉग्निटिव एंड द कम्युनिकेशन स्किल्स. ठीक है, क्योंकि इससे हमारी साइकोमोटर ग्रोथ भी हो रही है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो रही है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स भी एस्टैब्लिश हो रही है. सो the most appropriate answer for this question should be option B. Best tool to assess the attitude आ गया तो Likert scale. Definitely option C is the answer. डायरेक्टिव काउंसलिंग, हमारे पास डायरेक्टिव काउंसलिंग दो तरह की काउंसलिंग होती है ना, क्लाइंट सेंटर्ड होती है, काउंसली सेंटर्ड होती है. काउंसलर सेंटर्ड एंड काउंसली सेंटर्ड. डायरेक्टिव काउंसलिंग इज काउंसलर्स प्रोड्यूसेस द सॉल्यूशन. ठीक है, तो ये काउंसलर सेंटर्ड होती है, इसमें काउंसली का रोल कम होता है. ठीक है, नेक्स्ट इज during a clinical evaluation, a teacher gives consistently high marks to students because they performed exceptionally good in the first procedure despite average performance later. तो अब क्या हुआ, एक क्लास थी, फर्स्ट टेस्ट में एक बच्चे के मार्क्स अच्छे आए, अगले टेस्ट में भी टीचर ने उसी को अच्छे मार्क्स दे दिए डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उसने एक बहुत ही एवरेज परफॉर्मेंस दी. तो इस बायसनेस के हम नॉर्म को बोलते हैं हैलोज इफेक्ट. ठीक है, हैलोज इफेक्ट बोला जाता है. The program instruction in which students proceed from one frame to next frame until it is complete. One frame to next frame, it is linear style programming. Which of the following is a difficulty index? Which of the following difficulty index value shows that the term is worthless measurement? तो worthless measurement किसे बोलेंगे? जब index की value 0.95. Maximum from empirical to rational teaching effects. It is empirical to rational. ठीक है, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग पढ़े हैं ना हमने, लाइक इंडक्टिव टू डिडक्टिव, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना होता है, हाई टू लो जाना होता है. ठीक है, जब भी आप किसी को पढ़ा रहे हो तो बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं, बेसिक टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं. Likewise, the maxim from empirical to rational in teaching reflects experience learning based learning followed by reasoning. ठीक है, degree to which one can conclude that this interventional variable is not the extraneous variable that produces change on the dependent variable, it is called as. ठीक है, हम कैसे बता सकते हैं, देखो वेरिएबल से जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्लियर कट वही वन लाइनर आएंगे जब भी आएंगे. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या क्या कहता है कि जो इंटरवेंशनल वेरिएबल्स हैं, हम कैसे इन्फेयर करेंगे कि जो ये इंटरवेंशनल वेरिएबल्स हैं ये एक्स्ट्रानियस वेरिएबल्स नहीं है. ठीक है, वेरिएबल ऐसा होता है विच वेरी. ठीक है, बट ये इंटरवेंशनल वेरिएबल्स जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स नहीं है, बट स्टिल वो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पे कुछ ना कुछ चेंज तो ला सकते हैं. ठीक है, ये कैसे कंक्लूड करेंगे हम, इंटरनल वैलिडिटी से कंक्लूड करते हैं. A researcher who is comparing effectiveness of two different wound treatments on देखो effectiveness of two different wound treatments. दो इंडिविजुअल थे, दोनों को डिफरेंट डिफरेंट वुंड हुआ, दोनों को डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट, सेम वुंड पे डिफरेंट ट्रीटमेंट दिया गया और उसकी स्पीड ऑफ लर्निंग को एनहांस लाइक एनालाइज किया गया. ठीक है, तो इट इज द पॉजिटिविस्ट पैराडिग्म. इसका मतलब क्या होता है, पॉजिटिविस्ट पैराडिग्म का मतलब होता है उन आउटकम्स को यूज करना जो कि मेजरेबल है. अब एक वुंड की रिकवरी मेजरेबल तो है, लाइक इसने 2 दिन लिए, 3 दिन लिए, लाइकवाइज. ठीक है, a type of research that has control over variables, manipulate variables and use purposive sampling. तो हमारा वेरिएबल्स पे कंट्रोल है, हम पर्पसिव सैम्पलिंग कर रहे हैं, तो वो ट्रू एक्सपेरिमेंटल है, नो डाउट. बेसिक प्रिंसिपल्स दैट आर एक्सेप्टेड, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स जो एक्सेप्टेड हैं कि ये सच है
और उसके पीछे कोई भी प्रूफ नहीं है तो वो assumptions है। ठीक है, assumptions वो beliefs होते हैं जो accept कर ली जाते हैं as it is irrespective of the fact कि उसमें कोई प्रूफ है भी कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर्स क्या होते हैं? ट्रू पॉजिटिव्स। क्या होते हैं ये? ट्रू पॉजिटिव्स। टाइप 2 एरर्स आर ट्रू पॉजिटिव्स। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। सिलेक्ट रिव्यू ऑफ लिटरेचर दैट ब्रॉडली कवर स्पेसिफिक टॉपिक। जो ब्रॉडली स्पेसिफिक टॉपिक को कवर करता है वो मेटा एनालिसिस होता है। ब्रॉडली एक स्पेसिफिक टॉपिक को कवर करना मेटा एनालिसिस होता है। hypothesis that begins with a specific observation and move towards a generalization। एक स्पेसिफिक चीज से शुरू होकर उसको जनरलाइज कर दिया तो उसको इंडक्टिव रीजनिंग दिया गया। यहां से शुरू हुआ था और उसको हमने ऐसे स्प्रेड कर दिया, इसको इंडक्टिव रीजनिंग बोला जाता है। Which of the following guidelines is followed in the formulation of the research objective? जब भी रिसर्च ऑब्जेक्टिव बनाना, it has to be very smart। ठीक है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्सेप्टेबल, है ना, टाइम बाउंड होता है, कुछ इसकी फुल फॉर्म है स्मार्ट की। नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। और डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसका एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है रो -1 एंड कॉलम -1। अब 4 इंटू 4 का टेबल है तो रो भी 4 है, कॉलम भी 4 है। 4 माइनस 1, 4 माइनस 1, 3, 3 इंटू 3 9। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आई? 9। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है R-1 एंड कॉलम -1, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। जितनी भी रोज है उसमें से 1 माइनस करो, जितने भी कॉलम्स है उसमें से 1 माइनस करो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, देन यू गेट द आंसर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम मैनेजमेंट एंड द नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। The method of deriving a complex array of data from a variety of sources using variety of methods in the qualitative research। ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स एरिया ऑफ डाटा है जिसमें बहुत सारी सोर्सेस से, बहुत सारे मेथड से, बहुत सारा क्वालिटेटिव रिसर्च डेटा कलेक्ट किया गया है। इट इज ब्रिकोलेज, नो डाउट इट इज ब्रिकोलेज। Next is the scale used to measure religion, type of disease, blood groups. It is the nominal scale. Religion is a nominal scale. ऐसा कुछ ordinal नहीं है, इसे nominal scale use करा जाता है इसमें। Which of this is not the principle of organization? Principle of organization hierarchy होता है, span of control भी होता है, delegation भी होता है, but pervasiveness is not a principle of organization. It is a principle of management. Emerging organization model needs to be एक emerging organization model कैसा होना चाहिए? कंज्यूमर अवेयरनेस से होना चाहिए, एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, फ्लैट, इनोवेटिव एंड रिस्पॉन्सिव टू चेंज, and vertical yet democratic. So ideally the answer for this question should be, it should be innovative and responsive to change according to me. Identify which of the following is associated with the ordinary management. Identify the following, that which of the one is associated with the ordinary management. ऑर्डिनरी मैनेजमेंट का मतलब होता है एक लॉजिकल एनालिटिक प्रोसेस ऑफ द डे टू डे ऑपरेशंस। ठीक है, उसके बाद आता है फिर दिस क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन ANA, one of the component of professional nursing practice environment is empower nursing participation in the clinical decision making। ठीक है, एक प्रोफेशनल प्रैक्टिस एनवायरनमेंट देने का मतलब यही है कि हमें क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग की पावर मिले। We should be able to take clinical decisions according to need based on the of the patient. With decentralization and the participatory management, जब डिसेंट्रलाइजेशन, एक सेंट्रलाइजेशन होती है, डिसेंट्रलाइजेशन होती है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जो अथॉरिटी होती है वो सेंट्रल अथॉरिटी के पास ही सारी पावर है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, इधर 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 थोड़ी थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो जब भी डिसेंट्रलाइजेशन होती है तो जो हमारा ये ऑप्शन है, जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होते हैं उसमें उसका जो पार्ट होता है वो बहुत ही एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। Inadequate facts, time constraints and poor communication are inadequate fact findings and time constraints and the poor communication, ये क्या है? They are the issues in the decision making। ये क्या है? Issues in the decision making। ये भी बहुत
डिफिकल्ट क्वेश्चन था। डिफिकल्ट क्यों? क्योंकि हम थ्योरी तो पढ़ जाते हैं, हम ऐसी चीजों पे क्रिटिकली थिंक नहीं कर पाते हैं, इस वजह से ये पेपर डिफिकल्ट है। Nurses have responsibility of supervising, reviewing patient care, meeting quality standards, making certain that decisions about patients are based upon, ठीक है। अब हमें क्या मेक श्योर करना है कि जो डिसीजंस होते हैं जो भी पेशेंट के लिए ले जाते हैं, दे आर बेस्ड अपॉन द साउंड एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑटोनॉमी, नॉन मैलिफिशंस, बेनिफिशंस, वेरासिटी, फिडेलिटी, लाइकवाइज, ठीक है। तो जब भी पेशेंट केयर की जाए तो हमेशा देखा जाए कि जो डिसीजंस है वो पेशेंट बेस्ड है। Nursing personnel require constant staff development to it is requiring constant staff development to earn credit hours for career opportunities, no, to develop professional networking, safeguard professional obligation, reduced depreciation in knowledge and competence, ठीक है। तो स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का यही मोटिव था कि जो स्टाफ नॉलेज का डिप्रिसिएशन ना हो और कॉम्पिटेंस बनी रहे। ऐसा ना हो कि हम पढ़ना ही बंद कर दें जब हम एक बार जॉब मिल जाए। तो यही लॉजिक था कि स्टाफ डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स बनाए गए थे टू रिड्यूस द डेप्रिसिएशन इन द नॉलेज, ठीक है। रिटन नर्सिंग रिपोर्ट्स, written nursing reports should briefly indicate the must collaborate with the care to provide the patient, ठीक है। strong research designs are essential and confirmation and are usually mediated through जो essential और confirmationally strong research designs होते हैं ना, वो कैसे बनते हैं? रेप्लिकेशन ऑफ स्टडीज से बनते हैं, क्योंकि रिसर्च का मतलब क्या होता है? वी आर रिसर्चिंग द फैक्ट्स एंड द डेटा दैट आर ऑलरेडी अवेलेबल। तो जो स्ट्रॉन्ग रिसर्च डिजाइंस होते हैं वो एसेंशियल एंड कन्फर्मेशन होते हैं एंड दे आर नीडेड थ्रू रेप्लिकेशन ऑफ द डेटा। मोस्ट ऑफ द इंटीग्रेटिव क्वांटिटेटिव फाइंडिंग स्टेटिस्टिकली इज, ठीक है, मेथड ऑफ इंटीग्रेटिंग क्वांटिटेटिव फाइंडिंग स्टेटिस्टिकली, ठीक है। विच इज इसमें से कौन सा मेथड है जो क्वांटिटेटिव फाइंडिंग्स को स्टैटिस्टिकली इंटीग्रेट करता है? वो होता है मेटा एनालिसिस। जो ब्रॉडर टॉपिक्स में भी डिस्कस करता है वो भी मेटा एनालिसिस ही होता है। स्टेटमेंट ऑफ रिसर्चर्स एक्सपेक्टेशंस और प्रेडिक्शंस अबाउट रिलेशनशिप अमंग द वेरिएबल्स, ठीक है। इट इज कॉल्ड व्हाट? एक रिसर्चर की एक्सपेक्टेशन, उसकी प्रिडिक्शन अबाउट रिलेशनशिप अमंग द वेरिएबल्स, इट इज कॉल्ड एज अ हाइपोथेसिस, ठीक है। जिसमें एक रिसर्चर प्रिडिक्ट कर रहा है कुछ भी, जब भी प्रिडिक्शन आएगी तो हाइपोथेसिस है। जो ऐसे बिलीफ जो बिना प्रूफ के हम ट्रू कंसिडर कर लेते हैं उसको हम assumption बोलते हैं, ठीक है। सिस्टमैटिक ओवर रिप्रेजेंटेशन और अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन रेलिवेंट टू द रिसर्च क्वेश्चन इज आइडेंटिफाइड एज व्हाट, ठीक है। एक ओवर रिप्रेजेंटेशन या फिर अंडर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ओवरली रिप्रेजेंट कर देना या फिर अंडर रिप्रेजेंट करना किसी पॉपुलेशन को, इसको बोला जाता है सैम्पलिंग बायसनेस, ठीक है। क्या होता है? सैम्पलिंग बायसनेस होती है। Efforts to integrate and synthesize both qualitative and quantitative evidence is what, ठीक है। जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं both qualitative and quantitative analysis को, so it is called as a mixed method synthesis। जब हम qualitative और quantitative को दोनों को इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो उसको बोला जाता है mixed method synthesis, ठीक है। Parametric measure to test different group means statistically is called as what, ठीक है। रिसर्च में दो चीजें होती हैं, एक होता है टेस्ट, टी टेस्ट, एक होता है पेयर्ड टी टेस्ट। टी टेस्ट का मतलब क्या होता है? दो टेस्ट को दो डिफरेंट ग्रुप्स में एनालाइज करना। पेयर्ड टी टेस्ट का मतलब क्या होता है? एक ही टेस्ट को एक ही ग्रुप पे दो बार ट्राई करना। मान के चलो कोई रिसर्च स्टडी हो रही है, उसमें प्री टेस्ट भी है, उसमें पोस्ट टेस्ट भी है, सो दैट इज अ पेयर्ड टी टेस्ट, ठीक है। पैरामेट्रिक प्रोसीजर टू assess the differences in the group mean statistical analysis, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टी टेस्ट। अगर सेम ग्रुप पे कर रहे होते तो वो पेयर्ड टी टेस्ट होता, ठीक है। इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ रिग्रेशनल एनालिसिस इज व्हाट? रिग्रेशनल एनालिसिस का होता है रीनियल रिग्रेशन इज द चॉइस फॉर स्टैटिस्टिक फॉर एक्यूरेसी इन द प्रेडिक्शन। Analysis of the content of narrative data to identify prominent themes and patterns among themes is called as, ठीक है। Analysis of content of narrative data to identify prominent themes and patterns among the themes is called as what, ठीक है। It is called as the qualitative content analysis। अब देखो कंटेंट एनालिसिस का ऑप्शन तो तीनों में हो रहा है, मल्टीफेजिक भी हो रहा है, क्रूशियल एस्पेक्ट भी हो रहा है, एथनोग्राफिक एनालिसिस भी हो रहा है। क्वालिटेटिव क्यों है? क्योंकि प्रोमिनेंट थीम्स एंड प्रोमिनेंट पैटर्न्स को इसमें डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद
ग्लूकोज इज एडेड टू ओआरएस। जब भी हमारे पास ये क्वेश्चन आता है ना कि ग्लूकोज को क्यों ऐड किया गया है, ग्लूकोज को ऐड इसलिए किया जाता है ताकि सोडियम का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दिस इज इजी। मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है? डीमाइलिनेशन ऑफ द सीएनएस। यहाँ पे जीपीएस होता तो इट इज डीमाइलिनेशन ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ऑप्शन ए आंसर है इसका। The enzyme level which is found elevated after the myocardial infarction, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बाद क्रेटिनिन काइनेज का लेवल बढ़ा देखा जाता है पेशेंट्स में। साइट फॉर लंबर पंचर L3 L4 होती है। पेशेंट विद नो हिस्ट्री ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज और रेस्पिरेटरी फेलियर से वो पेशेंट हमारे पास आया है, तो तब आपको रेस्पिरेटरी फेलियर का एबीजी से कैसे पता चलेगा? ऑक्सीजन 60 से कम और CO2 45 से ज्यादा होती है। एंड द ओनली ऑप्शन विच मीट्स दिस कंडीशन इज ऑप्शन सी, where PCO2 is 50 to 45 से ज्यादा है and PO2 is less than 60 which is 49. इंट्रावीनस सोल्यूशन ऑफ 0.45% सोडियम क्लोराइड। देखो जब भी कोई नर्सिंग का कॉम्पिटिटिव एग्जाम आता है ना, डोंट नो व्हाई, एक क्वेश्चन तो हमेशा एक्सपेक्टेड होता है सोल्यूशन से, फ्लूइड से। हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक सोल्यूशन। 0.9% आइसोटोनिक, ठीक है। 0.45 इट इज लेस ऑस्मोलैरिटी सो इट इज हाइपोटोनिक, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर? कलर ब्लाइंडनेस, फीमेल कैरियर्स होती हैं इसमें। एक पेशेंट था, उसको टीपीएन दिया जाए वाया द सेंट्रल वेनस कैथेटर, कंप्लेंट्स ऑफ द चेस्ट पेन, डिस्निया, टैकीकार्डिया एंड द हाइपरटेंशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इट इज कॉम्प्लिकेशन? जो चेस्ट पेन हो रहा है उसको डिस्निया भी हो रहा है एंड उसको हाइपरटेंशन और टैकीकार्डिया भी हो रहा है। और सेंट्रल लाइन भी ऑप्शन में गिवन है, तो आंसर विल बी एयर एम्बोलिज्म, उसको एयर एम्बोलिज्म के सिम्टम शो कर रहा है। Which how should a position nurse position a client in colonoscopy? Colonoscopy में पेशेंट को राइट लेटरल पोजीशन दी जाती है, सिम्स पोजीशन दी जाती है। ड्यूक्स माइनर एंड मेजर क्राइटेरिया बहुत ही प्रीवियसली बहुत ज्यादा पूछा गया है। जो ड्यूक्स क्राइटेरिया वो किसके लिए होता है? ड्यूक्स क्राइटेरिया, जोन्स क्राइटेरिया, इट इज फॉर द रूमेटिक हार्ट डिसीज। अगर वो बेक्स ट्रायड पूछे, इट इज ड्यू टू द कार्डिक टेम्पोनेट का एक ट्रायड होता है। A nurse is caring for the client with the severe back pain, उसको कोडीन दिया गया। कोडीन क्या है? ऑपियोइड एनाल्जेसिक है, ठीक है। अब आपको स्पेसिफिकली what is the plan of care and what you need to identify when the patient is having कोडीन। कोडीन एक ओपियोइड एनाल्जेसिक है। जब भी कोई ड्रग बेस्ड क्वेश्चन है तो ड्रग की क्लासिफिकेशन पढ़ लो, उसके साइड इफेक्ट्स पढ़ लो, ठीक है। क्योंकि कोडीन एक ओपियोइड है, कोडीन करेगी कॉन्स्टिपेशन, तो कॉन्स्टिपेशन करेगी तो हम क्या करेंगे? बाउल एक्टिविटी को मॉनिटर करेंगे। टाइप ऑफ विटामिन डेफिशिएंसी व्हिच कैन अकर इज द रिजल्ट ऑफ फुल थिकनेस बर्न, विटामिन डी डेफिशिएंसी, क्योंकि उसमें बोन्स अफेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। Due to the release of adrenocorticoid steroids by stress in the patients who have undergone extensive prolonged surgery, it is likely to develop the depletion of what? एड्रेनोकॉर्टिकॉइड रिलीज से क्या होता है? सबसे ज्यादा इम्बैलेंस हो जाता है पोटेशियम का, पोटेशियम डिप्लीशन इसका रिजल्ट हो सकता है। Chronic renal failure is associated with the metabolic acidosis. It is very easy, ठीक है। अब देखो, एक क्वेश्चन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में बीपीएच से कंफर्म होता है। बीपीएच है तो आएगा ही आएगा पेपर में। अब बीपीएच का मतलब क्या है? इट इज बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। इसमें पीएचसी के लेवल्स को देखा जाता है। इसका एक ट्रीटमेंट होता है विच इज TURP, टर्प। जब किसी पेशेंट का टर्प होता है ना, तो उसको ब्लैडर इरिगेट किया जाता है विद द सलाइन, आइसोटोनिक सोल्यूशन से सलाइन इरिगेशन दी जाती है, ठीक है। तो जब भी बहुत ज्यादा इरिगेशन दी जाती है ना, तो उससे एक कंडीशन डेवलप हो जाती है, हीमोडाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया। तो क्योंकि उसमें सोडियम लेवल इफेक्ट हुआ है, तो जब सोडियम लेवल इफेक्ट होगा तो ब्रेडिकार्डिया और कंफ्यूजन तो होगा ही होगा, ठीक है। So the client with the benign prostate hyperplasia undergoes a transurethral resection of the prostate. Post-operatively, the client is receiving a continuous bladder irrigation. The nurse assesses the client for the signs of transurethral resection syndrome, which is the following assessment data would indicate the onset of this syndrome. So, bradycardia and confusion due to the delusional hyponatremia is the result for that. Next question is, most common presentation in the retinoblastoma is the leukorrhea. एक रिफ्लेक्स होता है। स्टेज 3 हाइपोवोलेमिया में 30 to 40% ऑफ फ्लूइड लॉस हो जाता है, मतलब नियरली 1 to 1.2 लीटर्स तक ब्लड लॉस हो जाता है, फ्लूइड लॉस हो जाता है। देन इट इज कॉल्ड एज अ स्टेज 3 हाइपोवोलेमिक शॉक, ठीक है। ओके, क्लाइंट हैज बीन रिसीविंग द साइक्लोफॉस्फामाइड, ठीक है। साइक्लोफॉस्फामाइड, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ सेल साइकिल फेज नॉन स्पेसिफिक ड्रग व्हिच इज अफेक्टिंग द सेल्स इन मेनी फेसेस। नॉन स्पेसिफिक होती है,
Pulse fracture is a wrist joint fracture. Brand's traction is for the fracture of femur. ठीक है, इसकी इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी नॉर्सेट में मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कहाँ से सिक्रीट होते हैं? एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं. ठीक है, तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे एंड ये हमारे कल ही एग्जाम में एमएससी नर्सिंग में आए हैं. तो अगर आप एमएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दिस इज अ मस्ट वॉच वीडियो फॉर यू गाइस, क्योंकि इसमें हमने वो क्वेश्चन डिस्कस करे हैं जो इसी साल के एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस में पूछे गए हैं. तो आपको एक चीज तो क्लियर हो गई होगी अब तक कि रिसर्च छोड़े बिना, रिसर्च को अच्छे से पढ़े बिना आप एमएससी का पेपर ना दे तो बेटर है. कम्युनिटी को बहुत अच्छी तरह पढ़े. ठीक है, मेड सर्च तो हम कर लेते हैं, वी डू नॉट फोकस ऑन रिसर्च विच इज द मेन सब्जेक्ट in this examination. Nearly 30 to 40 questions पूछे गए हैं रिसर्च और एपिडेमियोलॉजी से, which is a very big number, right? तो मतलब अगर हमें रिसर्च ही अच्छे से आती होती तो हम बहुत अच्छा स्कोर कर लेते, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं. ठीक है, so do watch part 2 for this video for the more questions. Do like this video, share this video and subscribe to our channel and stay tuned for our upcoming content. We have a lot more content for you, right? Thank you.